माननीय सुप्रीम कोर्ट में बीएड अभ्यर्थियों के प्राथमिक शिक्षक भर्ती एलिजिबिलिटी मैटर में दिनांक 11 जनवरी 2023 यानी आज की सुनवाई कंप्लीट हो चुकी है। शाम के लगभग 4:05 तक माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली है। पूरा डिटेल में बात करेंगे कि क्या क्या किस मुद्दे पर बातचीत रखी गई, क्योंकि जैसा कि कल के डेडिकेटेड वीडियो में मैंने आप सभी को अवगत कराया था कि आज जो सुनवाई होगी वो पूरी तरीके से इस बात को तय करने में होगी कि क्या एनसीटी अपने अधिकारों का गलत तरीके से प्रयोग तो नहीं किया। उसी मुद्दे पर आज बातचीत हुई है। लंच के पहले का सब कुछ डिटेल मैंने आपको सुबह के एक डेडिकेटेड वीडियो में बता दिया था। लंच के बाद क्या हुआ इसके बारे में डिटेल में बात करने जा रहे हैं, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। लंच के लगभग आधे घंटे तक, लंच के बाद लगभग आधे घंटे तक जो लंच के पहले वकील बोल रहे थे बीएसटीसी की तरफ से, उन्हीं के द्वारा अपना पक्ष रखा जा रहा था। उसके बाद लगभग आधे से पौने घंटे बाद बीएसटीसी की तरफ से कपिल सिब्बल जी ने पूरा एक तरीके से अपना पक्ष रखा और काफी जोरदार तरीके से और कई टेक्निकल पॉइंट्स पर उन्होंने अपना पक्ष रखा है। किन किन मुद्दों पर उन्होंने हाईलाइट किया है इसे जानना और समझना आपको बेहद जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा फैसले को निर्धारित करने वाला पक्ष था। साथ ही साथ कई मुद्दों पर बीएड के जो वकील थे श्री पटवालिया सर, उनसे भी अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज ने इस पर टिप्पणी की कि इस पर आपका क्या कुछ कहना है। क्रॉस क्वेश्चन एक तरीके से किए जा रहे थे। इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज फिर से इसी मुद्दे पर बात हुई कि आखिर एनसीटी ने इस कानून को लाया क्यों। एनसीटी के कानून के लाने का जो पीछे का वजह था उस पर श्री कपिल सिब्बल जी बातचीत कर रहे थे और बीएड की तरफ से भी वकीलों के द्वारा पैरवी की गई, जिसमें श्री कपिल सिब्बल जी ने बताया कि केवीएस संस्था के द्वारा सिफारिश के बाद और एमएचआरडी मिनिस्ट्री के एक लेटर के बाद 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन जारी किया गया था और उन्होंने जो एक तरीके से एनसीटी एक्ट है 1993 में जो कि जारी किया गया था 1993 में, उसकी कॉपी आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसके पॉइंट नंबर 12 के पॉइंट का उन्होंने हवाला दिया, ध्यान से पढ़िएगा। अध्यापक शिक्षा के विभिन्न पहलुओं के संबंध में सर्वेक्षण और अध्ययन कर सकेगी तथा उसका परिणाम प्रकाशित कर सकेगी। ये एनसीटी एक्ट में लिखा गया है, यानी कि कोई भी कानून, कोई भी प्रावधान लागू करने से पहले उसको एक सर्वेक्षण करना होगा, एक कमेटी बना करके सर्वे करना होगा सभी राज्यों में। यानी कि जब 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन जारी हुआ था उस समय भी इस प्रकार का सर्वे होना चाहिए था और इसको लेकर के जो एक तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उन्होंने बीएड के वकील से पूछा कि क्या आपने इस प्रकार के सर्वे के बारे में कुछ रिकॉर्ड यानी कि एफिडेविट में लगाया है, एनसीटी ने लगाया है। तो वहां पर साफ शब्दों में ये बातें निकल करके आई कि पहले इस प्रकार का कोई सर्वे हुआ ही नहीं है। ये मामले माननीय जोधपुर हाईकोर्ट में भी उठ चुके थे और इसी मामले को पॉइंट बनाते हुए वहां पर उस पूरे कानून को रद्द कर दिया गया था, क्योंकि जो एनसीटी एक्ट है 1993 का उसमें साफ शब्दों में लिखा गया है कि एनसीटी एक संवैधानिक स्वायत्त संस्था तो है, लेकिन वो अपने स्तर पर कोई भी कानून इस तरीके से पास नहीं कर सकती जब तक कि बिना सर्वे के, बिना एक तरीके से सर्वेक्षण किए हुए कोई भी कानून पास नहीं कर सकती। ये इनके एक्ट के 12 नंबर पॉइंट के क में लिखा हुआ है और इस प्रकार का कोई भी सर्वे नहीं किया गया था। ये माननीय जोधपुर हाईकोर्ट में भी बातें प्रकाश में आई थी और आज बीएड के वकीलों के द्वारा इस मुद्दे को इस तरीके से कवर करने की कोशिश की गई कि उनके द्वारा इंटरनल रूप से ये चीजें एक तरीके से सर्वे का पार्ट था। तब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतनी बड़ी संवैधानिक संस्था जो कि एक एक्ट कानून के तहत बन करके आ रही है, उनके पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है ये प्रूफ करने के लिए कि हाँ हमने सर्वे किया था। यानी सीधे तौर पर उन्होंने इसको नकार दिया कि इंटरनल सर्वे हुआ था या नहीं हुआ था, क्योंकि एक छोटे से राज्य या फिर छोटे समूह की बात नहीं है, पूरे देश भर के सभी राज्यों में यह सर्वे कराना जरूरी था। यहां पर बीएसटीसी के वकीलों ने इस बात पर जोर दिया कि उस समय केवल जो केवीएस संस्था थी उनके द्वारा यह सिफारिश की गई थी कि हमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को मेंटेन करने के लिए बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करना चाहिए। साथ ही साथ उत्तराखंड राज्य का भी उनके द्वारा हवाला दिया गया था कि वहां पर नंबर ऑफ कैंडिडेट बीएसटीसी यानी डीएलएड के अभ्यर्थियों की संख्या कम थी, इस वजह से सिफारिश की गई थी कि बीएड अभ्यर्थियों को अलाउ किया जाए। यहां पर बीएसटीसी अभ्यर्थियों के वकील के द्वारा श्री कपिल सिब्बल जी के द्वारा यह पैरवी की गई कि जब आपके पास केवल केवीएस संस्था के लिए इस प्रकार की डिमांड आई थी या फिर अगर किसी एक पर्टिकुलर राज्य के द्वारा यह डिमांड आई थी तो आप पूरे देश पर इस तरीके के कानून को कैसे थोप सकते हैं। फिर माननीय कोर्ट ने श्री कपिल सिब्बल जी जो कि बीएड की तरफ से वकील हैं उनसे यह प्रश्न पूछा कि इसी
एनसीटी एक्ट के धारा 29 के पॉइंट 1 में यह मेंशन किया गया है कि केंद्र सरकार इनको कोई भी एक तरीके से इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने के लिए बोल सकते हैं। यहां पर देखिए लिखा गया है, परिषद इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों और कर्तव्यों के निर्वहन में नीति संबंधी प्रश्नों पर ऐसे निर्देशों से आबद्ध होगी जो कि केंद्रीय सरकार उसे समय समय पर लिखित रूप में दे। तो फिर माननीय कोर्ट ने पूछा कि जब केंद्र सरकार के पास यह अधिकार है कि वो एनसीटी को इस प्रकार का इंस्ट्रक्शन दे सकती है, तो फिर एमएचआरडी मिनिस्ट्री के इंस्ट्रक्शन पर ही सही अगर 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन जारी किया गया तो उसमें गलत क्या है? वो तो एक तरीके से वैलिड माना जाएगा क्योंकि इनके एक्ट में लिखा हुआ है। तब वहां पर बीएसटीसी के वकीलों के द्वारा यह बताया गया कि ये चीजें यहां पॉलिसी के अंतर्गत नहीं आती हैं। देखिए, उन्होंने स्पष्ट किया कि पॉलिसी अलग चीज है और मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अलग चीज है। यहां पर यह पॉलिसी के लिए लिखा गया है 29 का पॉइंट नंबर ए कि केंद्र सरकार कोई भी इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के लिए बोल सकती है, लेकिन जो मिनिमम एलिजिबिलिटी तय करने का अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ एनसीटी को है, ना कि केंद्र सरकार को है। साथ ही साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आरटी एक्ट 2009 के धारा 35 के पॉइंट 1 को भी जिक्र किया। इसमें साफ शब्दों में लिखा है, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, केंद्रीय सरकार यथास्थिति समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी को ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांत जारी कर सकेगी जो वह इस अधिनियम उपबंधों के कार्यान्वयन के प्रयोजनों के लिए ठीक समझे। यहां पर भी उनके द्वारा तर्क यह दिया गया कि यहां पर भी तो साफ शब्दों में मेंशन किया गया कि केंद्र सरकार के पास यह अधिकार है कि कोई भी इंस्ट्रक्शन वो अलाउ कर सकती है संस्थानों को। इस पर बीएसटीसी के वकील के द्वारा यानी श्री कपिल सिब्बल जी के द्वारा आरटी एक्ट के धारा 23 के उपधारा 1 और उपधारा 2 के बैकग्राउंड को समझाने की उन्होंने पूरा एक प्रयास किया है कि किस प्रकार से ये आरटी एक्ट बना। इसके पूरे बैकग्राउंड को उन्होंने समझाया कि देखिए, यहां पर पॉइंट नंबर 1 में धारा 23 के उपधारा 1 में साफ शब्दों में मेंशन किया गया कि केंद्र सरकार ने जिस संस्था को ऑथराइज कर दिया है यानी एनसीटी को कि वो मिनिमम एलिजिबिलिटी तय करेगी, उस कंडीशन में अब एनसीटी के पास ही केवल अधिकार है कि वह मिनिमम एलिजिबिलिटी तय कर सकती है। केंद्र सरकार के पास अधिकार तो है धारा 23 के उपधारा 2 के अंतर्गत, लेकिन वो केवल पर्टिकुलर किसी एक राज्य के लिए होगा। यानी अगर उत्तराखंड राज्य सिफारिश करती है तो वो केवल उत्तराखंड राज्य के लिए इस प्रकार का कानून बना सकती है। अगर केबीएस इस प्रकार की सिफारिश करती है तो केवल केबीएस के लिए इस प्रकार का कानून बनाने के लिए वो एक तरीके से नियमों में ढिलाई बरत सकती है। पूरे देश भर पर इसे नहीं थोपा जा सकता। यह बीएसटीसी वकील के द्वारा पक्ष दिया गया है। उसके बाद से माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह बोला गया कि जब बीएड अभ्यर्थी हायर क्वालिफिकेशन है तो फिर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को मेंटेन करने की बात आएगी, क्योंकि केवीएस ने यही वर्ड्स यूज किए थे, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जिसकी वजह से बीएड को शामिल करने के लिए पैरवी किया गया था। इस बात को उन्होंने बीएसटीसी के वकील को तर्क के लिए बोला कि आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे कि बीएड अभ्यर्थी अगर प्राथमिक में आते हैं तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं होगा, इसको आप कैसे जस्टिफाई करते हैं? तो वहां पर बीएसटीसी के वकीलों के द्वारा तर्क यह दिया गया कि अगर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की ही बात है तो इससे ज्यादा क्वालिफिकेशन पीएचडी वाले अभ्यर्थी की होती है, तो क्यों ना पीएचडी को प्राइमरी में शामिल कर दिया जाए। उस पर फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि नहीं, पीएचडी वाले तो बहुत ज्यादा हायर क्लास हो जाएंगे और छोटे बच्चों को समझाने के लिए फिर वही बात वहां पर जो बीएसटीसी के वकील थे उन्होंने ये तर्क दिया कि जब पीएचडी वाले प्राथमिक स्तर के बच्चों को नहीं पढ़ा सकते क्योंकि वहां पर पेडागोजी मेंटेन करता है, वहां पर कंटेंट मेंटेन नहीं कर रहा है कि बच्चा कितना जान रहा है, क्योंकि प्राइमरी स्तर पर ज्यादा से ज्यादा 5वीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ाना, और वहां के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है इंटरमीडिएट के बाद बीएसटीसी या फिर डीएलएड, क्योंकि एनसीटी के कानून के अंतर्गत जैसे आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे कि ग्रेजुएशन के बाद यहां पर बीएसटीसी या फिर डीएलएड में एडमिशन मिलता है, लेकिन अधिकांश राज्यों में इंटरमीडिएट के बाद ही मिल जाता है। तो वहां पर एक जो क्राइटेरिया है वो इंटरमीडिएट ही मान करके चला जा रहा है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट में इसी बात पर चर्चा हो रही है। तो वहां पर बीएसटीसी के वकील के द्वारा यह तर्क दिया गया कि वहां पर पीएचडी वाला जब बंदा प्राइमरी में नहीं पढ़ा सकता तो उस कंडीशन में आप बीएड को क्यों मान रहे हैं कि यह हायर क्लास है। यहां पर साफ शब्दों में जो संस्था ऑथराइज की गई है उसके लिए आरटी एक्ट के धारा 23 के उपधारा 1 में साफ शब्दों में मेंशन किया गया है कि न्यूनतम शैक्षणिक अहर्ता तय करेगी। देखिए यहां पर साफ शब्दों में न्यूनतम वर्ड लिखा गया है। इसी को लेकर के जो बीएसटीसी के वकील थे उन्होंने अपना पक्ष रखा कि यहां पर न्यूनतम बात की गई है कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। हायर की तो बात ही नहीं हो रही है। अगर हायर की बात होती तो फिर आप पीएचडी को भी ले आते, उससे ऊपर भी ले आते, उससे ऊपर भी ले आते, लेकिन यहां पर हायर एक तरीके से अपर क्लास की बात ही नहीं हो रही, यहां पर मिनिमम की बात हो रही है। और इसलिए यहां पर उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि जिस प्रकार से आप पीएचडी को प्राइमरी में नहीं ला सकते उसी प्रकार से बीएड को भी प्राइमरी में नहीं ला सकते। साथ ही साथ उन्होंने ब्रिज कोर्स को लेकर भी कुछ बातें कही कि
इनके द्वारा यह कानून बनाया गया कि 6 माह का ब्रिज कोर्स करना होगा और साथ ही साथ यह भी बताया गया कि जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं उनको शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने से पहले आपको टीईटी क्वालिफाई कराना पड़ता है। टीईटी में वही अभ्यर्थी पात्र होता है जो कि मिनिमम एलिजिबिलिटी रखता है। साफ शब्दों में उनके द्वारा यह कहा गया कि अभी 6 माह का ब्रिज कोर्स हुआ नहीं तो फिर आप इन्होंने टीईटी में सम्मिलित कैसे करा लिया, और इसके आधार पर उन्होंने कहीं ना कहीं बीएड का विरोध करने की कोशिश की है कि बीएड वाले अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पात्र नहीं है। कुल मिलाकर के आज की सुनवाई का थीम यही रहा कि आज भी पूरा तरीके से डिसाइड नहीं हो पाया कि एनसीटी ने जो कानून बनाया है क्या वो नियमों के अंतर्गत बनाया है अथवा नहीं बनाया है। लेकिन जहां तक अभी तक ये बातें चल रही थी कि हायर क्लासेज होने की वजह से इनको प्राथमिक में शामिल कर लिया जाए, कहीं ना कहीं वो चीजें अब थोड़ा सा कमजोर पड़ती हुई दिख रही हैं, क्योंकि माननीय जोधपुर हाईकोर्ट ने भी इसे सिरे से नकार दिया था और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी जज के सामने जो प्रस्तुत दिया गया है एक तरीके से बीएसटीसी के वकीलों के द्वारा, उन्होंने भी कहीं ना कहीं ये जस्टिफाई करने की कोशिश की है कि अगर हायर क्लासेस की ही बात है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की ही बात है, तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो पीएचडी वाले भी बंदे मेंटेन कर लेंगे, फिर उनको क्यों नहीं लाया जा रहा है। तो साफ शब्दों में ये बातें निकल करके माननीय जज ने खुद कहा कि वहां पर शिक्षण शास्त्र इंपॉर्टेंट है, यानी पैडागोजिकल इंपॉर्टेंट है। वही बात हाईलाइट करने वाली थी कि पैडागोजी की बात की जा रही है और वो पैडागोजी बीएसटीसी में पढ़ाया जाता है, यानी डीएलएड में पढ़ाया जाता है, और बीएड वाले अभ्यर्थी वो पैडागोजी पढ़ने के लिए या फिर उसको मेंटेन करने के लिए उनको 6 माह का अलग से ब्रिज कोर्स करना पड़ रहा है। ये चीजें आज के पूरी सुनवाई के दौरान निकल करके सामने आई हैं। अब इस केस की अगली सुनवाई कल दिनांक 12 जनवरी 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट में फिर से होने वाली है। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो, इस केस से जुड़े सभी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए। हालांकि आपको यह लग रहा होगा जरूर कि यह पक्ष अब बीएसटीसी की तरफ जा रहा है, लेकिन नहीं, जब बीएसटीसी अपना पक्ष रख रही है तो जाहिर सी बात है आपको लगेगा ही कि बीएसटीसी का ही पक्ष सुना जा रहा है। कल जब बीएड का पक्ष रखा जा रहा था तो ये सब चीजें उसके फेवर में इस प्रकार से चल रही थी। तो जब तक कोई अंतरिम रूप से फैसला नहीं आ जाता तब तक आप कुछ भी नहीं कह सकते कि बीएड की तरफ जा रहा है या फिर बीएसटीसी की तरफ जा रहा है। अभी ये मामला बैलेंस की तरफ देखा जाएगा, क्योंकि बहुत कुछ चीजें, छोटी छोटी पॉइंट्स जिसे हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट उसे इग्नोर नहीं करेगी। इस वजह से जब तक अंतरिम रूप से कोई फैसला ना आ जाए तब तक आप अपने फेवर में या फिर आप अपने अगेंस्ट में लेकर के ना चलें। बीएड और बीएसटीसी दोनों अभ्यर्थियों के लिए अभी बराबर का मामला बना हुआ है। किसकी तरफ पल्ला झुकेगा ये कल की सुनवाई में धीरे धीरे चीजें और परत दर परत खुलेंगी। लेकिन जिस प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट में 2 दिन से इस मामले की सुनवाई चल रही है, कहीं ना कहीं अब यह स्पष्ट होने लगा है कि अब यह मामला अंतरिम दौर में है और अब 1-2 दिन जितना भी सुनवाई लगे लेकिन यह मामला फाइनल होकर ही रहेगा, क्योंकि इतने इत्मीनान से लगभग 12:30 बजे से यह मामला लगातार 4 बजे तक सुना जाना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में बीएड वर्सेस डीएलएड मामले को सुने जाना। आप पूरे इस मामले को किस नजरिए से देखते हैं कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।